हेलो सर। आज के इस वीडियो में हम आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है ये समझाएंगे। हम आपको थ्योरेटिकली भी बताएंगे और उसके बाद हम इक्वेशन प्रूफ करेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होगा रेजिस्टिविटी का, जो कि फार्मूला होता है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, m/n² टाउ। ये फार्मूला हमने डिराइव करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। जरा समझ लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। देखो यार, मटेरियल तीन तरह का होता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो इंसुलेटर की तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है, वो नॉन कंडक्टर है, उसकी क्या बात करें। जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, वैलेंस सेल के सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो कंडक्टर क्या करता है, करंट को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है, करंट उसमें से फ्लो कर सकता है। दूसरा मटेरियल है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके वैलेंस सेल का कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो और कुछ बाउंड है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब वो कंडक्टर से कंडक्ट कम करता है और इंसुलेटर से ज़्यादा करता है। उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करती है। लेकिन सेमी कंडक्टर में भी फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है। ये बात हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को आपको दो तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको कंडक्टर के लिए बताएंगे और उसके बाद हम आपको सेमी कंडक्टर के लिए बताएंगे कि भाई सेमी कंडक्टर मटेरियल में क्या कहानी है, और इसको बताने के बाद हम इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ज़रा समझिएगा, हम टेम्परेचर पर वेरिएशन आपको समझा रहे हैं और टेम्परेचर पर वेरिएशन बताने के लिए मान लेते हैं एक बार के लिए हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देख के एक बात समझो कि सर यहाँ पर ये m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि बदलने वाला नहीं है। टेम्परेचर बदलने पर मास नहीं बदलेगा। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, वो भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसका भी कोई मतलब नहीं है। ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर हैं। तो जरा आप कंडक्टर को समझें। कंडक्टर में तो वैलेंस सेल का सभी इलेक्ट्रॉन फ्री है। यस सर, कंडक्टर के अंदर वैलेंस सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं। तो अगर कंडक्टर में सभी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फ्री है तो n तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हैं तो हम कंडक्टर में एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि m हो गया, n हो गया और e² हो गया, ये सभी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है सर। फिर आपने सर टाउ के बारे में नहीं बताया। टाउ क्या होता है? टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक बार कोलाइड करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, तो एक बार कोलाइड करने में कितना एवरेज टाइम इलैप्स हो रहा है, वो टाउ है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन t1 टाइम में कोलाइड किया, फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरी बार वो t2 टाइम में कोलिजन कर रहा है, तीसरी बार वो t3 टाइम ले रहा है कोलाइड करने के लिए, तो उन सभी टाइम्स का एवरेज निकाल दिया, तो एक बार टकराने में जो समय लग रहा है उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि यहाँ पर टाउ है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज़रा सोचिए टेम्परेचर क्या कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या कंडक्टर का हीट बढ़ेगा? भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर हीट अप होगा। तो टेम्परेचर से क्या एक तरह की एनर्जी मिल रही है क्या? बिल्कुल सर, एनर्जी मिल रही है। अब क्या हो रहा है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास को एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके ये इलेक्ट्रॉन और रैंडमली मूव करना शुरू करेगा। भाई स्विच को ऑन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सर एक कहानी ये हो रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिलती जा रही है। उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन और रैंडमली मूव करेगा, और रैंडमली मूव करेगा तो जो कोलिजन पहले धीरे धीरे कर रहा था अब वो कोलिजन और तेजी से करेगा। कोलिजन करने का टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल 0.01 सेकंड लग रहा था, तो हो सकता है अब टाइम और कम हो जाए, वो उससे और कम टाइम में क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर के अंदर। मतलब कि सर एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हम इस बात को दिमाग से समझ सकते हैं अपने कि इलेक्ट्रॉन के टकराने का टाइम घट रहा है, और इलेक्ट्रॉन के एक बार टकराने का एवरेज टाइम क्या कहलाता है, टाउ कहलाता है, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये सारी चीज़ भले कांस्टेंट था सर, लेकिन टाउ क्या हो गया, टाउ डिक्रीज हो गया, टाउ घट गया। टाउ क्या हो गया, टाउ डिक्रीज हो गया, टाउ घट गया। तो अब यहाँ जरा देखो, कंडक्टर के लिए m/n/e² ये सब तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों में ये बात चलेगा, दोनों में बात चलेगा। तो
टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ कि टाउ घटा। अगर टाउ यहाँ से घटा तो पी में और टाउ में बताओ कैसा रिलेशन मिल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम कम होता जा रहा है वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसको समझिए ध्यान से। ठीक, ये कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये हीटअप होगा, गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और रैंडमली मूव करेगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, कोलिजन बहुत तेजी से होगा। जब कोलिजन बहुत तेजी से होगा तो जो टाउ होगा, टाउ क्या होगा, घटेगा। और टाउ और रेजिस्टिविटी में यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। सही बात है। लेकिन सर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, हमने बताया कि सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और कुछ बाउंड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का सर मास तो कांस्टेंट होगा। हाँ, हम टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ा रहे हैं तो मास क्या होगा सर, मास कांस्टेंट होगा। चार्ज क्या होगा, ई स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, ये भी सर कांस्टेंट होगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट एन एंड टाउ। एक बात बच्चा तुमको समझ में आ रही होगी कि सर सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री है और कुछ बाउंड है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो तो सेमीकंडक्टर मटेरियल, अब समझिए जो फ्री है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, वैलेंस सेल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो फ्री है वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और तेजी से कोलाइड करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब उन सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उनका रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टाउ घटेगा। लेकिन सर क्या एन कांस्टेंट रहेगा, क्या सर एन कांस्टेंट रहेगा? नहीं भाई। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी जो वैलेंस सेल में फ्री हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी जो वैलेंस सेल में बाउंड है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाउंड था, बंधा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एनर्जी मिला सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस को तोड़ के क्या होने लगेगा, फ्री होने लगेगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो बाउंड इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल का वो बाहर निकलने लगेगा। और जब वैलेंस सेल का बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा तो उसके बाहर निकलने से क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री था, कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड था। जो इलेक्ट्रॉन पहले से बाउंड था वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अब वो फ्री होने लगा, और जब वो फ्री होने लगा तो एन वाला टर्म बताइए यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइड करने का टाइम घटा, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉनों की वैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी वो बढ़ी। इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, तो एन का बढ़ना क्या करता है, डोमिनेट करता है। एन का बढ़ना क्या होता है, डोमिनेट करता है कि जैसे जैसे सर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन बढ़ेगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री था तो कुछ क्या था, बाउंड था। तो जैसे जैसे एन यहाँ से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तुम बोलोगे सर एक चीज़ घट रहा है, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक घटा एक बढ़ा तो क्या एवरेज आउट करेंगे तो नो इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर। इन दोनों टर्म में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, हम बात उसकी करेंगे। तो दोनों में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, तो दोनों में से रिलैक्सेशन टाइम का, माफ करिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम का बढ़ना क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो एन का बढ़ना अगर डोमिनेट कर रहा है तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा, क्योंकि रो और एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्रेंड होता है, यानी कि जब कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो बधे हुए इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल के, वो इलेक्ट्रॉन भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होने लगे हैं, तो फ्री होने लगे। क्या बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम आपको, अब हम कंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया जाएगा तब आपको उसे किया जाएगा। अभी बात हमें फिलहाल तो कंडक्टर की करनी है, ठीक है ना। तो कंडक्टर के लिए हम ये डिफाइन करना चाहते हैं, डिफाइन करना मतलब डिराइव करना चाहते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी का क्या इक्वेशन होगा। अब हम यहाँ पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, उस टेम्परेचर डिपेंडेंसी का एक्सप्रेशन आपके लिए हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो देखो भाई हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई
एक कोई मटेरियल रहा होगा, एक कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि रेजिस्टिविटी रो है, और अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, लेट कर लेते हैं, लेट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो इनिशियल मान लें क्या, है ना, रो सही रहेगा ना। लेट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो इनिशियल एट टी इनिशियल टेम्परेचर। टी इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितना है, रो इनिशियल है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई, जब टेम्परेचर बढ़ गया बाई डेल्टा टी से बढ़ गया, भाई टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो अगर टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया तो उस कंडीशन में मान लो रेजिस्टिविटी कितना हो गया, रो फाइनल, कितना हो गया, रो फाइनल, एंड टेम्परेचर बिकम्स, टेम्परेचर बिकम्स टी फाइनल। मतलब कि जब सर टेम्परेचर टी इनिशियल है तो रेजिस्टिविटी रो इनिशियल है, जब टेम्परेचर टी फाइनल है तो रेजिस्टिविटी कितना हो गया, रो फाइनल। टेम्परेचर कितने से बदला, डेल्टा टी से, और रेजिस्टिविटी भी कितने से बदला, डेल्टा रो से। ठीक बात है, सही है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिए कि जो रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है वो चेंज किस पर डिपेंड करेगा। तो याद रखना मेरे भाई कि जो रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टिविटी के, कि भाई मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसमें आने वाला चेंज भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉर्मल सोचो कि भाई एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी बहुत कम है और एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा वो चेंज भी ज़्यादा होगा। अरे जिसका इनिशियल रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो चेंज भी तो कम आएगा, जिसका इनिशियल रेजिस्टिविटी ही ज़्यादा है तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि जो रेजिस्टिविटी का चेंज है वो इनिशियल रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एग्री करते हैं मेरी बात से सर? तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डेल रो और ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, कि भाई एक बार तुमने टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब इनिशियल और फाइनल में जो टेम्परेचर का चेंज है, एक बार टेम्परेचर का चेंज हो गया 50 केल्विन और एक बार टेम्परेचर का चेंज हो रहा है 100 केल्विन। तो बट ऑब्वियस सी बात है सर, अगर जब टेम्परेचर का चेंज जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी का चेंज भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह दिए, 2 कह दिए। 1 और 2 को यार कंबाइन कर लेते हैं, 1 2 को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो यार क्या कहोगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू रो इनिशियल इनटू डेल्टा टी। सर आप जानते हैं कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जो कि होगा अल्फ़ा रो इनिशियल डेल्टा टी। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा का साइन, ये अल्फ़ा का, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था और ये किसका साइन लगाया हमने, अल्फ़ा का लगाया है। ये अल्फ़ा क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस होता है, कि टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से रेजिस्टेंस में चेंज जिस फैक्टर से आता है वो फैक्टर क्या कहलाता है, अल्फ़ा कहलाता है। जो यहाँ पर सर अल्फ़ा है ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है ये। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से, जब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में जो चेंज आ रहा है वो जिस फैक्टर से आ रहा है वो फैक्टर क्या कहलाता है आपका, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये बड़ा छोटा होता है सर, याद रखिएगा 10⁻⁻2 से लेके 10⁻³ के ऑर्डर में होता है। और इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होगा पर केल्विन होता है, पर केल्विन समझना रखना है। तो उसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा या फिर क्या होगा, पर केल्विन है। तो उसका यूनिट जो होता है वो पर केल्विन होता है। यूनिट की बात करें अगर हम तो उसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन होता है। तो यहाँ से एक हमें एक्सप्रेशन मिलता दिख रहा है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू अल्फा रो इनिशियल डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या है कि टेम्परेचर बदलने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने या बदलने की वजह से जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो जिस फैक्टर से आ रहा है वही फैक्टर सर क्या होता है, आपका अल्फा होता है। ठीक बात है क्या? अब इसको हम थोड़ा सा बदलेंगे, और इसमें आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके बताएंगे। इसको देखिए, जो यहाँ पर हम डेल्टा रो कह रहे हैं, चेंज इन रेजिस्टिविटी। मेरे भाई क्या इसको मिटा दें क्या,
जो यार यहाँ पे हम डेल्टा रो कह रहे हैं, क्या चेंज इन डेल्टा रो है? ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था। क्या चेंज डेल्टा रो को हम एक बार के लिए डी रो लिख सकते हैं क्या? ये भी तो चेंज इन रजिस्टिविटी बता रहा है। सिमिलरली हम क्या डेल्टा टी जो है, क्या डेल्टा टी को एक बार के लिए डी टी लिख सकते हैं क्या? लिखने को हम यही लिख सकते थे, बट हम आपको एकदम क्लियर कट समझाना चाहते थे, इसीलिए अब देखिए एक्सप्रेशन क्या बन गया, डी रो इज इक्वल्स टू अल्फा रो इनिशियल जस्ट का तस होगा इंटू डी टी। डी टी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। डी रो क्या है? चेंज इन रजिस्टिविटी। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने जा रहे हैं, अब तुम दिमाग लगाना कि सर डी रो अपॉन रो इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कितना? डी टी। बोलो भाई चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा एक बार और ये देख समझिएगा कि जो हमने यहाँ पर लिखा था कि लेट रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो इनिशियल एट टी इनिशियल टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी रजिस्टिविटी बिकम्स देन जो रजिस्टिविटी कितना हो गया? रो फाइनल एंड टेम्परेचर बिकम्स टी फाइनल। तो ये जो हमने अभी रो इनिशियल लिखा हुआ है ये तो जनरल टर्म है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा था यहाँ पर रो इनिशियल। समझिएगा यहाँ पे जो हमने रो इनिशियल लिखा था, ये रो इनिशियल सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। इसको हम जनरल टर्म के लिए निकालते हैं कि भाई इनिशियल लिखने की क्या जरूरत है, हटाइए इसको, इनिशियल यहाँ से हटा देते हैं, इनिशियल यहाँ से भी हटा देते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगा देंगे कि जो रजिस्टिविटी का चेंज आएगा वो रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ वो रजिस्टिविटी इनिशियल है फाइनल, वो भी एक्सप्रेशन में आएगा ना, वो एक्सप्रेशन में आएगा। तो हम आपको समझा रहे थे कि सर जो रजिस्टिविटी का चेंज होगा वो रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा चेंज भी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी का चेंज होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा उतना ही ज़्यादा रजिस्टिविटी का भी चेंज होगा। इन दोनों फैक्टर पर चेंज इन रजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसको हम जनरल टर्म के लिए ये लिखे रहे हैं, चलेगा इतना। डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या कर दो? बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो यार। इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप दोनों बगल इसको इंटीग्रेट कर दें। जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल डी रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? अल्फा डी टी। ये भी इंटीग्रल में आएगा, सही है। इंटीग्रल डी रो अपॉन रो है, इसको जब मैथमेटिकली आप सॉल्व करने जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए? ln x होता है, log x या ln x होता है, ठीक है ना। उसके पहले हम यहाँ पर लिमिट लगा लें कि ये इंटीग्रेशन रजिस्टिविटी में हो रहा है और रजिस्टिविटी रो इनिशियल से कहाँ बदलेगा? रो फाइनल। तुम देखो भाई इसी वजह से हमने यहाँ पे जो रो था उस रो को, रो इनिशियल को रो कर दिया, क्योंकि हम लिमिट लगाने वाले थे। वो तो यहाँ समझा रहे थे हम आपको कि यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो रो इनिशियल से रो फाइनल इंटीग्रेट हमको करना है, इसी वजह से हमने यहाँ पर डी रो लिख दिया, सॉरी रो इनिशियल को रो लिख दिया। और बताओ टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बदलेगा? भाई ध्यान समझिए, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बदलेगा? तो शुरुआत में कितना था? टी इनिशियल, और कुछ देर के बाद बदले कितना हो जाएगा? टी फाइनल। 1 अपॉन रो का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ln रो इनिशियल से रो फाइनल, चलेगा, ठीक बात। ये अल्फा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी टी होगा, जो कि टी इनिशियल से टी फाइनल, ठीक बात है ना, सही है। इधर कर लें क्या? ठीक है, अब देखो जरा सा, ये फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। ln रो, अब क्या करोगे उसके बाद? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln, देखो भैया यहाँ लिख दिया रो फाइनल माइनस ln रो इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू अल्फा, वहाँ पर क्या है बताइए? टी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? टी इनिशियल। तो भैया ये देखो ln a माइनस ln b जानते होंगे आप, ln कितना हो जाता है जब बताइएगा? a अपॉन b, ln a अपॉन b, ln a माइनस ln b क्या हो जाएगा? ln a अपॉन b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। आपको नहीं पता तो मैं लिख देते हैं यार, देखो यार लॉग की आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर ln a माइनस ln b दिया है तो इसको ln a बाई बी लिख सकते हो। ln a माइनस ln b दिया है तो उसको तुम लिख सकते हो ln a बाई बी लिख सकते हो। और एक और आइडेंटिटी होती है, शायद आपको लॉग की वो आइडेंटिटी पता हो, कि अगर कभी भी आपके सामने log a बराबर b ऐसे लिखा हो तो आप, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, तो आप a इक्वल्स टू ई टू दी पावर b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू ई टू दी पावर b के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। जरा यहाँ समझिएगा कि सर यहाँ पर इसको पूरे को a मान लेते हैं कि पूरा a है, log a इज इक्वल्स टू b है, तो फिर क्या हो जाएगा? रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल, क्योंकि इस पूरे को तो हम a मान रहे थे, तो a इक्वल्स टू ई टू दी पावर अल्फा डेल्टा टी, सही सर। तो देखो रो फाइनल इज इक्वल्स टू कितना आ गया? रो इनिशियल ई टू दी पावर अल्फा डेल्टा टी। ये भी देखिए एक रिलेशन होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए।
क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि रजिस्टिविटी में आने वाला चेंज रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा उतना ज़्यादा रजिस्टिविटी का चेंज आएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा? रजिस्टिविटी का चेंज आएगा। दोनों को मिलाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा लिखा। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस होता है कि जितना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी किस फैक्टर से बदलेगा, वही फैक्टर बताइए क्या है? आपका अल्फा है। 10⁻⁻2 से 10⁻³ के ऑर्डर में होगा। यूनिट पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और समझिए फिर हमने क्या किया? चेंज इन रजिस्टिविटी को डी रो कह दिया। डी रो भी क्या है? चेंज इन रजिस्टिविटी ही तो है। और डेल्टा टी को डी टी कह दिया। और ये डिफरेंशियल फॉर्म में एक हमने इक्वेशन बनाया। इसमें से रजिस्टिविटी को नीचे लेके आए, अल्फा डी टी बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। रजिस्टिविटी बदला रो इनिशियल से रो फाइनल, टेम्परेचर बदला टी इनिशियल से टी फाइनल, इसको इंटीग्रेट करते गए तो रो फाइनल इक्वल्स टू कितना आ गया सर बताएं? रो इनिशियल e⁻ अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक बात है ना? थोड़ा सा हम इसको क्लियर करेंगे और फिर से आगे बढ़ाएंगे बात को। ठीक है सर, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। 1 2 3 देखो, अब बताओ क्या करने वाले हम? अब हम थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स आपको समझाते हैं, फिर उस मैथमेटिक्स को इसमें हम पुट करेंगे। इस असल में याद रखना e⁻x का एक एक्सपेंशन होता है। 1 प्लस ये e⁻x का एक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन याद रखिएगा 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ ये e⁻x का हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ये e⁻x को तुम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। यार एक टर्म छूट गया यार मेरे से गलती से, 1 + x होगा ना, x⁴ अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक टर्म छूट गया था, माफ करिएगा। 1 प्लस थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ, 1 + x⁴ अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम इस e⁻α डेल्टा टी को लिखते हैं यहाँ पर e⁻α डेल्टा टी। चलेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई x के प्लेस पर अल्फा डेल्टा टी है 1 प्लस, सबसे पहले x के प्लेस पर सॉरी नॉट e, ये तो x सिर्फ लिखोगे ना, e⁻x 1 + x अपॉन 1 है तो e⁻x के प्लेस पर अल्फा डेल्टा टी है तो क्या लिखोगे? अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा। फिर x² अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा डेल्टा 3 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सही है सर। अब जरा बताओ, अल्फा तो भी हमने बताया बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻2 10⁻³ के अराउंड होता है। अगर अल्फा इतना छोटा होगा तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। अरे भाई 0.01 है, ठीक, 10⁻⁻2 के ऑर्डर में, इसका स्क्वायर करेंगे तो पता है आंसर कितना आ जाएगा? 0.0001, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, क्यूब करोगे यार और छोटा होगा, 4 करोगे और छोटा होगा, जैसे जैसे इसका पावर बढ़ता जाएगा ये टर्म और छोटा होता जाएगा, तो बहुत छोटा होगा तो हमारे इक्वेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बहुत अंतर नहीं लाएगा। तो चूंकि ये बहुत छोटा हो जा रहा है इसलिए इन सभी टर्म्स को हम क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो e⁻α डेल्टा टी का सिंपल सोल्यूशन क्या मिल गया? 1 + अल्फा डेल्टा टी। इसको हम अपने इस प्यारे से क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करके रिजल्ट निकाल देंगे आपके लिए। ठीक है, इसको 1 में यूज़ करिए तो रो फाइनल इज इक्वल टू सर कितना आ गया? रो इनिशियल e⁻α डेल्टा टी कैन बी रिटन एज 1 + अल्फा डेल्टा टी। और सर देखिए ये रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ गया। देख रहे हो तुम समझ रहे हो? या देखोगे ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल प्लस रो इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। यानी कि अब इसको जरा समझो कि सर पहले रजिस्टिविटी रो इनिशियल थी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो इतने फैक्टर से रजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ गई। भाई किसी चीज़ में कुछ रो इनिशियल में कुछ ऐड कर रहे हो तो बढ़ ही रहा है ना। देख रहे हो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जो इनिशियल रजिस्टिविटी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते उसको हमने रो फाइनल माना था। ठीक बात है क्या? और ये बात हम किसी कर रहे हैं? कंडक्टर की कर रहे हैं। ये जो बात हम कर रहे हैं आपके लिए किसकी कर रहे हैं? कंडक्टर की कर रहे हैं। ठीक, ये तो बात रजिस्टिविटी की हो गई। अगर हमें रेजिस्टेंस की बात करनी है तो जरा समझिएगा, एक जुगाड़ मेथड यूज़ करेंगे बट उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों ऐसा किया। दोनों साइड L/A को मल्टीप्लाई कर दो तो रो फाइनल, देखना समझना, रो फाइनल L/A इज इक्वल्स टू रो इनिशियल L/A 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब जरा देखोगे रो L/A, यही तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है,
फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इनिशियल, ये भी देखो क्या हो जाएगा, रो इनिशियल एल बाई ए आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक बात है। ये देखो ये किसका इक्वेशन आ गया, रेजिस्टेंस का। सेम रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक डाउट आप हमसे पूछ सकते थे, वो पूछ ये सकते थे कि सर जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने में तो लेंथ और एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने याद है आपने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन करके अल्फा को पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ और एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जिस फैक्टर से इंक्रीज करता है उसी को हम लोग वहाँ पर भी हम लोग अल्फा ही कह देते हैं। इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टर का लेंथ और एरिया भी तो बदला होगा, तो नहीं भाई, नहीं भाई, याद रखना जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो बहुत कम होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत कम होने की वजह से हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेंथ एरिया में चेंज बिल्कुल ना के बराबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर के साथ जो लेंथ और एरिया का बढ़ना है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इसीलिए हम दोनों साइड एल बाई ए को मल्टीप्लाई करके अपना फॉर्मूला बना लिए कि आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या क्या हमने आपको बता दिया? हमने आपको सबसे पहले बताया टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ता है, बट सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, घटता है। सेमी कंडक्टर मटेरियल में टाउ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, लेकिन एन भी क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। एन का बढ़ना डोमिनेट कर जाएगा, इसी वजह से रेजिस्टिविटी और एन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन जाएगा। एन अगर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। बट हम बात कंडक्टर की कर रहे हैं, तो कंडक्टर पर हमने आपको पूरा प्रूफ बता दिया, पूरा प्रूफ बता दिया, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया, और लास्ट में निकाल दिया कि जो फाइनल रेजिस्टिविटी है वो रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, यहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस भी क्या आ गया, आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। होपफुली आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, अगर ना आया तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और हमें बताइए आपको कैसा लगा। सर एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।